नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी पर जुबानी शहर हुआ पानी पानी। उत्तराखंड में जैसे जैसे बरसात तेजी पकड़ रही है वैसे वैसे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। एक तरफ जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गई तो दूसरी ओर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गाड़ियां फंसी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस बारिश ने देहरादून स्मार्ट सिटी की भी पोल खोल कर रख दी है। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं। पानी की निकासी न होने से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। लोग पूछने लगे हैं, आखिर कहां है स्मार्ट सिटी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। वहीं राज्य में इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी के तहत खर्च किए गए 1600 करोड़ रुपए का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश तेजी पकड़ने लगी है। जैसे जैसे बरसात तेजी पकड़ रही है वैसे वैसे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है और एक तरफ जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है तो दूसरी ओर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गाड़ियां फंसी दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस बारिश ने देहरादून स्मार्ट सिटी की भी पोल खोल कर रख दी है। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं और पानी की निकासी न होने से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आलम यह है कि रिस्पना पुल के पास तो सड़क पर इतना पानी भर गया था कि बसें भी आधी डूबी नजर आई। प्रिंस चौक और ISPT में घुटनों तक पानी भरा था। राजपुर रोड और दोनों अस्पताल वाली सड़क दिलाराम चौक, पलटन बाजार, दर्शन लाल चौक, माजरा हरिद्वार रोड पर सड़कें नालों में तब्दील हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाएगी। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। सरकार की जो स्मार्ट सिटी योजना है उसकी पोल खोलने का भी काम किया है और दैवीय आपदा के संबंध में सरकार ने कैसी तैयारी की है उसका वो जीता जागता उदाहरण है। पूरे प्रदेश में आज भी 200 से ज़्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और जो शहर देखिए जहाँ जहाँ काम हो रहा है, शहरों में काम हो रहा है, उनके कितने क्या बदहाल है। बरसात की, मानसून की पहली बरसात में जिस प्रकार से सड़कों पर जल भराव हुआ, जिस प्रकार की तस्वीरें और वीडियो सामने आई, उससे देहरादून की जो स्मार्ट सिटी है उसकी पोल खुल गई है। साथ ही जो सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी दामाद हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर लगभग 2000 करोड़ रुपयों को ठिकाने लगाने का काम किया है, उनकी पोल खुली है। आपको बता दें कि बारिश के चलते राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता DK यादव ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि बार बार हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों को स्थायी रूप से खोल पाना मुश्किल हो रहा है। सभी डिवीजनों को प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने को कहा गया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है।
मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। भारी बारिश के चलते बार बार चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। चारधाम यात्रा में इस बाबत कोई व्यवधान ऐसा नहीं है, रोड बंद होने से नहीं है। अगर कहीं रोड बंद हुई है तो जो मिनिमम इंटरवेंशन है हमारा आधा घंटा 1 घंटे में वो रोड खुल गई है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्लिप जोन्स, वो जब तक उनका ट्रीटमेंट ना हो जाए वो हर साल बंद होते हैं। तो वहां पे हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन एडवांस में किया हुआ है। चारधाम के जितने प्रोजेक्ट हैं वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारों की अपनी मशीनें हैं, जेसीबी की हैं, और उसको खोलना उनकी ड्यूटी है। बट विभाग ने भी एडिशनली अपनी जो है विभागीय जेसीबीज भी उनके साथ रिइंफोर्स कर रखी हैं। कुल मिलाकर मॉनसून की बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से ज्यादा लोग सरकार की व्यवस्थाओं से परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल देहरादून में देखने को मिल रहा है, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह खोदी गई सड़कें लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और अब सरकार कार्यों में तेजी लाने की बात कह रही है। सवाल ये है कि क्या राज्य की जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो सड़क जो है वो नदियों में तब्दील हो चुकी है। स्मार्ट सिटी का काम पिछले 2 सालों से चल रहा है। हालांकि अभी तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं। और गड्ढों में सड़कें हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का दावा किया गया था, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, उसके बाद से हम लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता रहा है, अपनी आवाज को बुलंद करता नजर आया है। उसके बावजूद भी सड़कों के बुरे हाल हैं। स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम पूरा कब होगा, क्योंकि सरकार के जो सरकार में जितने भी कुछ मंत्री हैं जो इस बात को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस काम को कराने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देहरादून का जो हाल है वैसा वो अपने क्षेत्र में हाल नहीं चाहते हैं। इससे बेटर आइडिया यह है कि हम स्मार्ट सिटी का काम अपने क्षेत्र में ना कराएं। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही, नाकारापन अधिकारियों का नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज ये सड़कों का हाल है कि लोग आने जाने का जो रास्ता है उनका वो बाधित है और वो नहीं निकल पा रहे हैं। उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर इतने ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं कि वहाँ पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार इस पर किस तरीके से काम कर रही है, और अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेटी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उमा सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव वर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के काम को पूरा कर लेना चाहिए था, अब तक समय अवधि बढ़ाते बढ़ाते आज ये नौबत आ गई है कि जो सड़कें हैं वो नजर नहीं आ रही हैं, गड्ढों में सड़कें नजर आ रही हैं। बारिश पहले भी पता था कि इसी टाइम पे होगी। मौसम वैज्ञानिक जो है वो अपने अपने समय पर लगातार इस बात को लेकर अवगत कराते रहे कि बारिश होगी, तमाम चीज़ें हैं। मैं इस पर आपसे जवाब तलब करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ले जाते हैं गोरखपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी गोरखपुर दौरे पर हैं और ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। बता दें आपको कि गीता प्रेस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी और आपको बता दें कि वंदे भारत की सौगात भी गोरखपुर को आज मिलने वाली है प्रधानमंत्री द्वारा। और फिलहाल उससे पहले ये रोड शो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोग प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, गोरखपुर से पीएम मोदी का ये रोड शो, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए भी भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं रस्सियों से एक सीमा रेखा खींची गई है। लोग उसके बाहर नहीं है, उसके अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री को का अभिवादन कर रहे हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजेपी का जो झंडा है वो लोगों के हाथों में आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे गोरखपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होने के बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन का आपको बता दें कि आज सौगात भी देने वाले हैं गोरखपुर वासियों को। और प्रधानमंत्री का यहां पर सभी अभिवादन करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री खुद सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप पुष्प वर्षा लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों में उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें आपको कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर और वाराणसी। गोरखपुर में पीएम मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह कार्यक्रम में वो शामिल हुए और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया है और इसके बाद रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब बता दें आपको कि पीएम मोदी गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस वे एवं जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस सहित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिर बता दें आपको कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी करेंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की पोल खोलती नजर आई बारिश होनी थी, ये सभी को पता था, लेकिन उससे पहले स्मार्ट सिटी का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संजीव वर्मा जी का रुख करना चाहूंगी मैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से है। संजीव जी, सवाल यही है कि स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? स्मार्ट सिटी के काम पूरा ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आम जनमानस परेशान हो रहा है। साथ ही साथ इसका जो समयावधि है वो क्यों लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ऊपर से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। आपकी सरकार के कुछ लोग हैं जो लगातार इस स्मार्ट सिटी के काम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कब पूरा होगा स्मार्ट सिटी का काम? यशी जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के
ठेकेदारों को दंडित करने का काम किया, उनको हटाने का काम किया। वो ठेकेदार जिन्होंने काम को अपनी लापरवाही के चलते लंबित करने का काम किया, ऐसे सभी ठेकेदारों से काम को वापस लिया गया और अपनी जितनी भी हमारी सरकारी कार्यदायी संस्थाएं हैं तो उनमें पीडब्ल्यूडी, आरईएस, सिंचाई विभाग, जल संस्थान सरीखी जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनको उनके माध्यम से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और अभी वर्तमान में मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहता हूं, परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का काम पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया है। 100% काम हो चुका है। इंटरनेशनल पुस्तकालय पूरी तरह से बन के तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होने वाला है। और दर्जनों स्मार्ट शौचालय पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, उसमें वो वर्किंग हैं। स्मार्ट एटीएम वर्किंग है और वाईफाई की सुविधाएं पूरी तरह से काम करने आरंभ कर दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरे देहरादून भर में ऑपरेटिंग है और स्मार्ट सिग्नल्स पूरी तरह से ऑपरेटिंग है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग का काम लगभग पूर्ण कर लिया गया है। डीप सीवरेज का काम हमारा पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया है। और एक जो बड़ी समस्या थी देहरादून की दशकों से, जो पानी रुकता था देहरादून में बहुत सारी जगहों पर, उस प्रॉब्लम को एक तरह से उसका स्थायी समाधान ढूंढते हुए, स्थायी समाधान करते हुए उसमें सर्वे चौक, उसमें एसले हॉल चौक, उसमें प्रिंस होटल चौक, उसमें दर्शन लाल चौक और एक दो स्थान और हैं जिन पर लगातार पानी रुकता था और उस कभी पूरी तरह से स्थायी हल करते हुए आज आप किसी भी इन 5-6 चौक की मैंने आपसे जिक्र किया है, आप किसी भी समय, जिस समय मूसलाधार बारिश हो रही हो, आप इन चौक पे अपने संवाददाता को भेजिए और अगर वहां पर एक बूंद भी पानी आपको दिखाई दे, क्योंकि पानी रुकने की, चलिए मैं मान लेती हूँ संजीव जी कि आपने ये जो जगह बताई यहाँ पर सिस्टम ठीक हो गया होगा, वहां का क्या जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है? अगर आप स्क्रीन पर वो विजुअल्स देख पा रहे हैं जो मैं लगातार दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं बस पूरी तरीके से डूब रही है। पानी का जो हाल है, आप ये समझने की कोशिश करिए ना कि जब बस डूब रही है तो साइकिल और जो बाइक्स होती है वो तो निकल ही नहीं पाएंगी। यशी जी, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी तो मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, ये जो अभी आप बस वाला एक वो दिखा रहे थे वो स्मार्ट सिटी के कहीं बाहर का होगा। और मैं इस चीज से भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि कहीं पर पानी रुका होगा, क्योंकि इस वर्ष बारिश जो है जब हमके एक्सपेक्टेड थी उससे लगभग 15, 20, 25 दिन पहले आ गई है। और अभी 1 दिसंबर माह तक स्मार्ट सिटी का संपूर्ण कार्य पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाएगा। और यशी जी देखिए, मैं देहरादून की जनता से इस बात का थोड़ा खेद भी व्यक्त करता हूं, कुछ जगह जो हमारे सड़कों के किनारे की जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम हमने इतना ज्यादा दीर्घकालीन योजना के तहत, पहले ये ईंटों और उसका बनाया जाता था, इस समय हम पूरा का पूरा कंक्रीट में बना रहे हैं और सारी नालियां ड्रेनेज वाली पूरी डीप करके बना रहे हैं ताकि पानी एक बूंद भी सड़क के ऊपर रुके ना और कहीं पर। चलिए मैं वापस आती हूँ संजीव जी, मैं जरा और लोगों की रिएक्शंस ले लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपके पास आती हूँ, फिर जानते हैं क्या हुआ स्मार्ट सिटी का। उमा सिसोदिया जी, क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 5-6 सालों से स्मार्ट सिटी का काम लगातार जारी है और हर बरसात के समय हम सभी चेहरे आपके चैनल के माध्यम से स्मार्ट सिटी पर चर्चा करने के लिए आते हैं। पिछले साल भी ये सब बातें सर जो वर्मा जी आप अभी बोल रहे हैं, ये सब बातें इसी डिबेट में इन्होंने पिछले साल भी बोली हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है गलत बोल रही कि है। वर्मा जी बात सुन लीजिए। हर बार आपका स्मार्ट सिटी पे यही होता है, बस काम पूरा होने वाला है, काम पूरा होने वाला है, उसके बाद उस काम की डेट आगे बढ़ाती जाती है कि अभी सपोज कीजिए कि अभी जुलाई तक पूरा होना था, अभी दिसंबर डेडलाइन दे रहे हैं, दिसंबर डेडलाइन है हमारी, दिसंबर हमारी डेडलाइन है, दिसंबर तक संपूर्ण काम पूर्ण हो और जाएगा। यशी जी जो काम हुआ भी है टाइल्स लगाने का या नदी नालियां बनाने का, उनमें भी टूट शुरू हो चुकी है। कई वीडियोस ऐसे आते हैं, कई फोटोग्राफ्स ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें कि दिखाई देता है कि स्मार्ट सिटी का काम हुआ अभी 4 महीने हुए और ये देखिए टाइलें उखड़कर हाथ में आ गई। या कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर भी एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, घूम फिरकर मामला यही है, घूम फिरकर मामला जो पैसे की जो बंदर बाट है उस पर टिका हुआ है। उस एरिया के विधायक को भी चाहिए, हमारे जो माननीय मेयर साहब हैं, प्रथम व्यक्ति देहरादून के, उनको भी चाहिए, जो ठेकेदार साहब हैं उनको भी चाहिए, जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं उनको भी चाहिए, जो कंपनी वाले हैं उनको भी चाहिए। जब इतनी सारी कड़छियां एक ही कढ़ाई में घुसेंगी तो आप ये बताइए स्मार्ट सिटी का काम क्या हो पाएगा। पैसे के ऊपर सबकी नजर है, किसी का शेयर कम, किसी का शेयर ज्यादा, कहीं टाइम से पैसा पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा तो पंगे अड़ा देगा, काम रोक देगा, फाइलों पे साइन नहीं करेगा, सामान नहीं आएगा, सब चीज धीरे धीरे लेट होती चली जाएगी। कुछ नहीं है, अगर ये लोग ईमानदारी से काम करते होते तो मैं नहीं समझती कि ये जो पूरा स्मार्ट सिटी का काम है 1 साल के अंदर हमारी सरकार पूरा नहीं कर पाती, जिसमें क्या कई सालों का टाइम जो है वो लग चुका है। सारा का सारी चीज जो है वो हमारी अकर्मण्यता पर और हमारे भ्रष्टाचार पर आकर टिक जाती है। अगर बीजेपी सरकार वाकई में काम करने वाली होती तो अरे आप ये देखिए ना, इतने बड़े बड़े पुल टाइम से बन जाते हैं, पूरे विश्व में जाकर देखिए इतनी शानदार इमारतें खड़ी हैं। मुझे हिंदुस्तान आकर हमेशा ये महसूस होता है कि हमारी तो एक नाली तक भी टाइम से ठीक नहीं होती, हमारी एक सड़क तक भी टाइम से नहीं बनती है। एक सड़क बनती है, 4 महीने बाद उसी सड़क पे गुजरो तो वो वहीं के वहीं, तो फिर वो टूट के सारी जो सड़कें हैं और जो सारा प्लास्टर है और जो सारी ईंटें हैं वो हाथ में आ जाती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार है, सिर्फ इसलिए कि जो सामान जो लगना चाहिए वो नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का शेयर होता है। 100 रुपए वहां पर चलते हैं स्मार्ट सिटी के नाम से, वो मुश्किल से 5 रुपए भी नीचे नहीं पहुंचते, क्योंकि रास्ते में ही सबका कट होता है और वो कट उनके घरों तक पहुंच जाता है। तो बेचारा ठेकेदार भी क्या करेगा, वो भी फिर मसाले में पानी ही मिला के लगाएगा। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं यशी जी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी, सूबे की राजधानी के भी आज ये हाल है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सड़कें टूटी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही रिस्पना पुल की तरफ गई थी, आप यकीन माने, मतलब एक कम से कम नहीं तो 2-2 मीटर की 2-2 मीटर खुली हुई है रिस्पना साइड से, रिस्पना की तरफ जो सड़क जाती है 2-2 मीटर, पूरी की पूरी बस समा जाए उसके अंदर, ये हालत है। और सड़कें कंजेस्टेड हो गई है बरसात की वजह से, टूट के लोग एक दूसरे की गाड़ियों से सटा सटा कर गाड़ियां निकाल रहे हैं। क्यों आप लोग सड़कें चौड़ी करके उसको सही तरीके से प्लान नहीं कर पाए अभी तक? तो ये तमाम चीजें हैं जो उत्तराखंड की जनता झेलने के लिए अभिशप्त है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, भाई आटे में नमक के बराबर खा लो। क्यों तुम लोग इतना करते हो कि जनता, और आप लोग भी, आपके बच्चे भी तो उन्हीं सड़कों से निकलते हैं, पर शायद आंख मूंद देते होंगे आप, कोई बात नहीं बेटा, तेरी गाड़ी अच्छी है, तेरी गाड़ी 1 करोड़ वाली है, इसमें थोड़ा ना धक्के कम लगेंगे, कोई बात नहीं, तुम मोटी गाड़ी में बैठ के जाओ। जी हाँ, तो स्मार्ट सिटी जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है, क्योंकि स्मार्ट बनाने का शहर को काम किया जा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से सड़कों में गड्ढे किए गए हैं या जगह जगह जलभराव की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की पोल खोलती नजर आ रही है। उत्तराखंड में जैसे जैसे बरसात तेजी पकड़ रही है, वैसे वैसे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल रही है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश रस्तोगी जी का रुख करना चाहूंगी मैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहता है स्मार्ट सिटी को लेकर? राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप? राजेश जी का शायद नेटवर्क वीक है, मैं उनको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादे करती है, उस वादे पे ये खरी क्यों नहीं उतर पा रही है? यशी जी, यही बात जनता अब समझ रही है। जो 4 धाम यात्रा में वाई लूटने की बात करती थी, वो यात्रियों को जाम से निजात नहीं दिला पाई। तो सरकार उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कहने की बात करती थी, आज उत्तराखंड में नौकरियों से लेकर
40% कमीशन खुलेआम है। नगर निगम में मेयर की नाक के नीचे राजस्व विभाग के दस्तावेज गायब हो रहे हैं। जिला अधिकारी को प्रेस में आकर कहना पड़ रहा है कि जिले के राजस्व विभाग से सरकारी दस्तावेज गायब हो गए। मजे की बात यह है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। अगर किसी पे कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से भाजपा का असली चेहरा जनता के बीच में आ जाता। मगर क्या करें, आज स्मार्ट सिटी के नाम पर वाई लूटने वाली भाजपा बगले झांक रही है। देहरादून अस्थायी राजधानी घंटाघर में जो है गाड़ियां तैर रही हैं। समुद्र का आनंद लेना हो, नदियों का आनंद लेना हो तो आइए अस्थायी राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के कारनामे को देखिए। कंक्रीट का जंगल बनाकर फुटपाथ पे अपने कार्यकर्ताओं की फड़ी लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देहरादून को निचोड़ के रख दिया। परिणाम आपके सामने है। वृद्ध प्रसाद पार्टी का नाम उत्तराखंड क्रांति दल नहीं बल्कि उत्तराखंड को बदनाम करने वाली पार्टी रखो भैया। कुछ नहीं है। यशी जी, मैं पूछना चाहता हूं, किसी एक डिबेट में आपने अगर भाजपा की तारीफ करी हो तो मैं हाथ जोड़ के भाजपा के नेताओं की जय जयकार करने को तैयार हूं। अब इनके पास जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो आजकल इन्होंने एक नया नौटंकी शुरू कर दी, यूसीसी। अरे भाई लागू करो ना, ये काम केंद्र का था, तुम राज्य में ही लागू कर दो। मगर लोकायुक्त भी लेकर आ जाओ ना साथ में। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल पे भी कर दो ना कार्रवाई। मगर वहां नहीं होगी। हम कह रहे हैं भैया, सोना पीतल को सोना बनाने की मशीन हमें भी बता दो कैसे बनता है सोना। ये हमको भी बता दो कि चाउमीन से कैसे करोड़पति बनते हैं। हमें कुछ नहीं। मगर इनके जो है कार्यकर्ता रात और दिन संपत्तियां बेचने में लगे हैं, चाहे वो नगर निगम की हो चाहे राजस्व विभाग की हो। उसी का परिणाम यह है कि जब राज्य के पास, नगर निगम के पास अपनी जमीन ही नहीं बचेगी तो फिर ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा कहां से। वही सड़क है, उसी में ड्रेनेज बना रहे हैं, उसी में सब काम कर रहे हैं। छोटी सी जगह में अव्यवस्था का ये आलम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि इतनी भ्रष्ट और बेईमान पार्टी भाई साहब हमने कहीं नहीं देखी जितनी हमारी पार्टी है। हम तो मजबूर हो गए, हिंदू मुस्लिम के जाल में ऐसे फंसे, छोड़ते हैं तो भी मुसीबत और रहते हैं तो भी मुसीबत। और हम तो ये मान के चल चुके हैं कि भाजपा के शासन काल में उत्तराखंड को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। ये आकंठ भ्रष्ट बेईमान पार्टी है। इनका केवल 40% कमीशन खाना, राज्य की संपत्तियों को बेचना और जब जनता सवाल करे तो हिंदू मुस्लिम करके उत्तराखंड की जनता को गुमराह करना। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। जरा सुभाष झा जी का रिएक्शन भी मैं ले लेती हूँ। सुभाष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। माफी चाहूंगी देरी से आपके पास आ रही हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी पर? क्योंकि मुझे लगता है स्मार्ट सिटी का जब भी मैं मुद्दा उठाती हूँ आप हमेशा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद रहते हैं और बताते हैं कि क्या हाल है देहरादून का या स्मार्ट सिटी का। क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा सुभाष जी। आ रही आवाज? जी जी जी। यशी जी, मूल प्रश्न यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन देहरादून के पास जो एक विजन होना चाहिए था यहाँ के नौकरशाहों का, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के मुख्यमंत्री का, जो देहरादून में इतनी, चूंकि ये राजधानी बन गई, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो एक जिले का था, एक कमिश्नरी का था। जमीन कहीं पे बढ़ा नहीं, आबादी बढ़ गई और उसके बाद उस सड़कों में नाले खोदे जा रहे हैं, जबकि पहाड़ों में बहुत सारे जगहों पर अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो भी पानी नहीं टिकती। लेकिन पानी नहीं टिकने के कारण जब सीवर बनेगा और सीवर को बाधित करके रोड को बाधित किया गया और जब जगह जगह जो नाले थे, जगह जगह जो नदियां थी, जगह जगह जो पानी का खुद का प्रकृति का बनाया हुआ जो ढाल था, जो स्रोत था, वो सारे जल बहाव के बंद कर दिए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने ऐसा किया तो आपके पास एक विस्तृत प्लान होना चाहिए था और कितने दिन में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये भी आपके पास प्लान होना चाहिए था। ये प्लान भाजपा के पास नहीं है। मैं इन लोगों की इस बात से सहमत हूं कि 40% वगैरह 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 ये सारी बातें सही है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि ये काम के प्रति जो गंभीरता, जो बेचैनी दिखनी चाहिए
वो चाहे नेताओं में हो चाहे यहाँ की प्रशासन में हो, वो बेचैनी यहाँ नहीं दिखती। इन्हें पता था कि मानसून आने वाला है, इन्हें पता था कि जुलाई फर्स्ट वीक से यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो फिर इन्हें कैसे इससे बरी कर दिया जाए कि नहीं ये जवाबदेह नहीं है। रही बात हमारे संजीव भाई बहुत सीधे साधे आदमी है। समस्या ये है कि आप कहती हैं कि हर बार जो है आपको बुलाया जाता है, तो हर बार की तरह संजीव भाई को भी जो है जवाब देने पड़ते हैं और बेचारे को 1 रुपए कमीशन इनके जेब में नहीं जाता। समस्या ये है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि खेत खाए गधा मार खाए जोला, मार खाने ये आ जाते हैं और खेत चरने के लिए दूसरे लोग हैं। और अब रहे कि हमारे संजीव भाई जी के, अब थोड़ा सा मैं तंज कस दूं एक लाइन की। वो तंज ये है कि मैं उत्तराखंड की, हमारे भट्ट भाई जो थे वो उत्तराखंड को बदनाम कर रहे थे समस्या बता के। चलिए मैं थोड़ी बड़ाई कर देता हूं। बड़ाई ये है कि चूंकि गंगा स्नान करने लोगों को दूर जाना पड़ता है और नदी देखने के लिए वो लोग जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, बूढ़े हैं, जो हरिद्वार नहीं जा सकते, ऋषिकेश नहीं जा सकते, जमुना जी नहीं जा सकते, तो वो स्मार्ट सिटी के तौर पर सड़कों में देख सकते हैं। अनम्यूट कीजिएगा सुभाष जी। सुभाष जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुभाष जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुभाष जी भाजपा इतनी चालाक होगी, आवाज भी बंद कर रही है, अब तो बोलने भी नहीं दे रही भाजपा किसी को। नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। सुभाष जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। तो ये इन लोगों की हाथ है। दरअसल मोटे चमड़ी के लोग हैं, ये मोटे चमड़ी के लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आलोचना से। ये मुद्दों को भटकाना बखूबी जानते हैं कि आपके बातों को भटका दिया जाए। ये इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमें हंस करके बातों को मजाक में कैसे उड़ा देना है, गंभीर बातों को। इसकी ट्रेनिंग इन्हें मिली हुई है और ये सारे लोग पारंगत लोग हैं। बस इसमें मुझे इतना कष्ट है, संजीव भाई चूंकि अपने मित्र हैं तो उनको इसमें कुछ नहीं मिलता और बेचारे खरी खोटी सुनने के लिए ये चले आते हैं, जवाब इनको देना पड़ता है। संजीव जी ठीक है। संजीव जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी देखिए, मौसम के ऊपर तो किसी का भी जोर नहीं है, किसी का भी वश नहीं है। जी आप देखिए और समझिए, मेरी बात सुनिए। हमें पता है कि मौसम विभाग जो है, मैं खुद खबरें पढ़ती हूँ उत्तराखंड की और उन खबरों में मैं रोज बताती हूँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया, फला फला जगह पर बारिश होगी। जब मैं खबरें बता रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपको भी ये पता होगा कि बारिश शुरू हो रही है और ये बहुत बेसिक है कि इस महीने में बारिश होती है। उत्तराखंड में आज से बारिश नहीं हो रही, पहले से हो रही, ठीक है। आपने गंभीरता नहीं दिखाई, जैसा कि अभी सुभाष जी कह रहे थे कि काम के प्रति कोई भी व्यक्ति गंभीर नजर नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी का काम पूरा करना है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जेब में पैसा जा रहा है, हमारा काम चल रहा है, हमारा घर परिवार खुश है, हमें क्या करना है? यशी जी मेरे से जवाब ले लीजिए प्लीज। दीजिए। यशी जी पिछले 4 महीने के आसपास से, जब से हमने स्मार्ट सिटी के पुराने जितने भी ठेकेदार थे जो काम में हिला हवाली कर रहे थे और जिनकी वजह से पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देरी हुई, उन तमाम ठेकेदारों को जब से हटाया गया है उस समय उसके बाद से जितने भी विभागों को काम दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इन लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि समय से काम पूरा होना चाहिए और ये डेडलाइन दी है कि दिसंबर माह तक स्मार्ट सिटी का संजीव भाई आप हटाने की बात मत कीजिए, आपने उन्हें पनिश किया कि नहीं? और युद्ध स्तर पर आप ये बताइए कि आपने उन्हें पनिश क्या किया? स्तर पर हटाने का खेल ये हर साल चलता है, नए ठेकेदार आते हैं, फिर नया कमीशन आता है, फिर नए लोग आते हैं, ये सिलसिला चलता है। श्रीमान जी मेरी बात होने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। संजीव जी मैं आती हूँ आपके पास, जरा मैं राजेश रस्तोगी जी का प्रतिक्रिया ले लूं क्योंकि काफी देर से वो बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। राजेश जी माफी चाहूंगी, काफी देर से मैं आपसे मैंने आपका नाम लिया लेकिन शायद आप नहीं थे नेटवर्क इश्यूज की वजह से। क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर? संजीव जी इसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। राजेश जी अनम्यूट कीजिएगा।
बड़ी अच्छी बहस आपके चैनल पर चल रही है। राजेश जी, मुझे लगता है आंकड़े लेके बैठे हैं। जी 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 जी, नहीं आंकड़े नहीं, जो संजीव जी ने कहा वही लेकर के बैठा। स्मार्ट सिटी की जवानी, शहर हुआ पानी पानी, पूरा देहरादून का यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है और पाप को और भ्रष्टाचार को छुपाने की आदत है। वही काम आज संजीव जी ने किया है। इतने बड़े चैनल पर डिबेट हो रही है, स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है और इन्होंने पूरा मामला घुमा दिया। अभी अभी संजीव वर्मा जी ने कहा है जो बेईमान ठेकेदार थे उनको हटाया गया है, दूसरों को मैंने बेईमान नहीं कहा, बेईमान नहीं कहा, मैंने कहा जिनकी वजह से लापरवाही हो रही थी, जिनकी वजह से काम बाधित हो रहा था, ऐसे तमाम ठेकेदारों को हटाया गया है ताकि काम में गति आए, ताकि काम समय से पूरा हो। अच्छा, इसका मतलब संजीव जी के पास ये जानकारी बिल्कुल नहीं है पिछले 9 ठेकेदार जो हटाए गए हैं वो क्यों हटाए गए। वो लापरवाही, इनको पता नहीं है क्या लापरवाही है। ईमानदार लोगों की सरकार है, इसमें क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। 1600 करोड़ रुपए का बजट है, ये तो उन्होंने मान लिया ना कि लापरवाही कर रहे थे। वो कौन है लापरवाही, और वो लापरवाहों को काम देने वाले कौन हैं? क्या ये काम सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया गया था? क्या ये काम सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से दिया गया था? क्या ये काम अधिकारी स्तर पर दिया गया था? इसके टेंडर हुए थे? क्या किसी की जांच हुई है? किसी भी तरीके की जांच हुई पा रहे हैं? अरे कोई ठेकेदार रिश्तेदार थोड़ी है, कोई अधिकारी रिश्तेदार थोड़ी है। जनता का पैसा है, जनता के काम लग रहा है। उसके अंदर उसकी लापरवाही केवल ठेकेदार के ऊपर लगा करके और उसको हटा करके फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, लेकिन वो लापरवाही किस स्तर की है। ठीक है राजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखा रहे हैं हरी झंडी। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वंदे भारत ट्रेन को। ये तस्वीरें आपको हम सीधी गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास कर हमें अनुग्रहित और हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को। इसी तस्वीरें आपको हम बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। और हरे झंडे दिखाकर रवाना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। इसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूरी मात्र 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही हैं। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से राजस्थान के निवासियों को इस मार्ग पर तीव्र व सुगम रेल परिवहन उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के जो निवासी व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन के लिए अहमदाबाद जाते हैं, उनके लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र में व्यापारिक और सामाजिक संबंध सुदृढ़ होंगे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और हमें अनुग्रहित करें। और सभी गणमान्यों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के माध्यम से इन गर्मामयी पलों का स्वागत करें। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, विश्व भर के पर्यटक यहाँ वर्ष पर्यंत आते हैं। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। वंदे भारत ट्रेन के चलने से श्रद्धालु गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह ट्रेन भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध बस्ती स्टेशन पर भी रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस ट्रेन में हमारे देश का उज्जवल भविष्य के प्रतीक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं, जिनसे थोड़ी देर पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्नेहल भेंट की और आशीर्वाद दिया। ये ट्रेन प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत, उज्जवल भारत के वायदे को पूरा कर दिखाने की। आप ही की ये पंक्तियां आज के इस शुभ अवसर पर उसको और सार्थक कर जाती हैं कि जग को जीवन नया दिलाया, जीवन जीने का मर्म सिखाया। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से स्वागत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे थे। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की खुली पोल। और राजेश रस्तोगी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद संजीव जी आपसे जवाब लूंगी मैं। संजीव जी। जी राजेश जी, हाँ, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। राजेश जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। संजीव जी इसके बाद आती हूं मैं आप पे। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? राजेश जी शायद हमारे साथ नहीं। उमा सिसोदिया जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, ये बड़ा प्रश्न है हमारे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर। इससे पहले हम कहा करते थे कि भाई कांग्रेस की सरकार के टाइम में इतना भ्रष्टाचार है, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। अभी किसी डिबेट में मैं किसी बीजेपी प्रवक्ता के माध्यम से सुन रही थी कि सबसे ज्यादा जीएसटी हमने किया और हमारे पास तो बहुत पैसा है। जीएसटी का संग्रह हुआ मेरे को समझ में आता है, लेकिन पैसे का रोने वाली बीजेपी सरकार, हम आज भी जानते हैं कि हमारे अधिकारियों को पैसा देने के लिए कर्जा दिया जाता है और हम सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली राज्य सरकार इस समय हम लोग हो चुके हैं। और अब आप जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के काम को लगातार लिंगर ऑन कर रहे हैं, लगातार टाइम उसका जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आप समझते हैं कि जो काम पहले 1 रुपये में होना था वो काम अब 8 रुपये में होगा। साफ नजर आता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबाट है। चाउमीन से करोड़पति अरबपति बनने का जो ये गेम है ना, चाउमीन के ठेले से आज अरबपति बनने का जो ये गेम है, मैं समझती हूँ कि बीजेपी को ये जो मंत्र है ये सबको बताना चाहिए कि किस तरीके से कि एक व्यक्ति इतना करोड़पति अरबपति हो जाता है और लाखों लोग जो स्मार्ट सिटी की सड़कों से गुजरते हैं उनको कितना मानसिक त्रास होता है, कितना उनका पेट्रोल खराब होता है गाड़ियों का, कितना समय खराब होता है, इसका तो कोई मोल नहीं है। इसको तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और देहरादून जिसको कि हम कहते हैं बहुत खूबसूरत शहर है, देहरादून की आबो हवा इतनी खूबसूरत है, जिस तरीके से यहाँ पर अनियंत्रित विकास के नाम पर जो अनियंत्रित सारी चीजें हो रही हैं, वो भी एक बड़ा प्रश्न है कि हमारा शहर जो है आज स्लम बस्तियां लगातार बसी जा रही हैं, दूसरे प्रदेशों से आकर लोग बस रहे हैं और सिर्फ कवायद हैं। हम लोग बातें बहुत करते हैं कि हम उनका क्या कहते हैं आधार कार्ड भी चेक करेंगे, हम उनका सत्यापन भी कराएंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं यशी जी की धरातल पर कुछ नहीं होता, क्योंकि बसाने वाले भी आप ही के लोग हैं। और जब बाहर से आबादी बढ़ेगी तो शहर के ऊपर दबाव आएगा तो फिर यही हालत होगी जो इस समय पूरे उत्तराखंड में जो खासतौर पर देहरादून शहर की बनी हुई है।
तो मैं सिंपल इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम देहरादून को तो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट वो हमारी राजधानी है, उसका सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए। बहुत सारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन देहरादून में है जिसमें कि हम उनको यूज करके अपनी सिटी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। दिल्ली और देहरादून के बीच में हम 2.5-3 घंटे का नया हाईवे बनने के बाद 3 घंटे का रास्ता होगा। हमारे पास पर्यटकों की बाढ़ आने वाली है, हमारे पास इन्वेस्टर्स की बाढ़ आने वाली है, हमारे पास बहुत पैसा वहां से आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर आकर लोगों की गाड़ियां धिचकोले खाएंगी और पानी में फंसेंगी तो आप ये सोचिए कौन पर्यटक यहाँ पर आएगा, कौन इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा, कौन यहाँ पर बायर यहाँ पर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि सरकार को सोचने की और समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। संजीव जी, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे सीधे बताइए कि भाई स्मार्ट सिटी का काम कब पूरा होगा, क्योंकि जनता थक चुकी है ये सवाल को जवाब सुनकर। अब सिर्फ इतना जानना चाहती है कि आप बता दीजिए कि इस समय तक ये काम पूरा हो जाएगा, ताकि जनता भी आश्वस्त रहे और उम्मीद करे कि भाई उस दिए गए समय सीमा पर काम हो जाएगा। आपने 8-9 ठेकेदार बदले, जैसा कि अभी राजेश जी बता रहे थे। अगर ऐसा वाकई में है तो हम समझ सकते हैं कि भाई आप ठेकेदार बदलते ही रहेंगे, आगे जाके समयावधि बढ़ती ही रहेगी और इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिलेगा। यशी जी देखिए, बिल्कुल एक डेडलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है कि दिसंबर तक हर हालत में स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाए। और इस समय में जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं वो सभी सरकारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिनमें मैंने पहले बताया कि पीडब्ल्यूडी है, RESS सिंचाई विभाग है, जल संस्थान है, जल निगम है। तो ये जो जितनी भी ये संस्थाएं हैं, ये इनको काम करने का एक बहुत लंबा चौड़ा एक अनुभव है और अपने काम करने की एक जो क्वालिटी मेंटेन करने का इन लोगों के पास एक अच्छा सिस्टम है। और मैं सोचता हूँ युद्ध स्तर पर इस समय स्मार्ट सिटी का हमारा काम चल रहा है। तमाम काम लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय मात्र जो एक हमारा ड्रेनेज वाला जो थोड़ा सा काम शेष है, जो सड़कों के किनारे, और वो भी इसलिए है क्योंकि हम कामों की इतिश्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, हम दीर्घकालीन परियोजना के तहत संजीव जी देखिए वक्त की चूंकि कमी है, ताकि आने वाले, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, ताकि आने वाले 50 सालों तक भी यहाँ पर जो भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं उसका लाभ आने वाली हमारी अगली जनरेशन। ठीक है संजीव जी, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, इतना वक्त मैं आपको नहीं दे सकती है। सुभाष झा जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहती हूँ बहुत कम शब्दों में। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा टाइम बाउंडिंग कि हमें इतना दिन में हर हाल में काम कर लेने हैं। अगर ठेकेदार इन्होंने 9 बदले तो एक पर भी FIR नहीं हुआ, आप ठेकेदार पे FIR कीजिए, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कीजिए। ये काम जब आप नहीं करेंगे ये सारी परिस्थितियां कर दिया गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। जिम्मेवार है और ये इन लोगों को कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की खुली पोल। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी जिस तरीके से इस पर काम चल रहा है पिछले 2 सालों से, अभी तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया है। और बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, जिसकी वजह से जनता जो है वो लगातार सवाल पूछ रही है कि भाई आखिर कब तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा, जो कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बावजूद भी इसमें इतनी हीला हवाली की जा रही है और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते जरूर नजर आए कि दिसंबर जो है वो उसकी समयावधि है और दिसंबर डेडलाइन है जिसमें काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा होता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।